मैं कोशिश करूंगा बहुत संक्षिप्त में बातों को रखने का, लेकिन चूंकि हम आम दिनों की तरह रोज आपके क्षेत्रों में भ्रमण नहीं कर पाते हैं, कार्य विशेष समय पे ही मैं आ पाता हूं, क्योंकि आप लोगों के लिए हमें कार्य योजना बनानी पड़ती है और उसे धरातल पर कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए भी कार्य योजना बनानी पड़ती है। आज उसी के तहत सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के इस तीसरे चरण का शुभारंभ हम लोगों ने इस राज्य के ऐतिहासिक स्थल सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो जानो के जन्म स्थल से भोगनाडीह से प्रारंभ किया है। यानी कल से, और पूरे राज्य में ये शिविर कल प्रारंभ हुआ है। कल आपके पाकुड़ जिले के भी मुझे लगता है 4-5 पंचायतों में शिविर लगा था और आज भी लगभग 4-5 पंचायतों में ये शिविर लगा हुआ है। एक शिविर में आज मैं खुद मौजूद हूं। वह कागज बदलाओ तो पीला रंग का। और अभी आपके दादापुर में एक शिविर लगा हुआ है, सूरज बेड़ा में एक शिविर लगा हुआ है, बाबू दहा महेशपुर में एक लगा हुआ है, पकुड़िया के डोमनगढ़िया में भी ये शिविर चल रहा है और एक शिविर में आज हम लोग हैं। उसके बाद फिर आपके इसी तरीके से लगभग 26 अगले महीने के 26 तारीख तक ये कार्यक्रम को चलना है। अभी हम मोबाइल देख रहे थे तो कई जिलों से वहां के उपायुक्त, वहां के पदाधिकारीगण विभिन्न इन शिविरों के खबरें को व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से संदेश भेजने का काम कर रहे हैं। काफी उत्साहवर्धक संदेश भी देखने को मिल रहा है। कई जगह के गरीब गुरबा लोगों का समस्या उसी पंडाल में तुरंत हो जा रहा है। किसी को पेंशन मिल रहा है, किसी को सावित्रीबाई फुले की योजनाएं मिल रही हैं, बच्चियों को साइकिल खरीदने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, कई तरीके की योजनाएं। और वहीं हमारे विपक्ष लोग लगे हैं कि इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, वर्तमान सरकार से आप लोग खुश हैं कि नहीं? हम आप लोगों से जानना चाहते हैं कि हमारे बुजुर्गों को पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है? थोड़ा आवाज कम है। मिलता है कि नहीं मिलता है? हमारी विधवा महिलाओं को पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता? हमारे गरीबों को धोती साड़ी मिलता है कि नहीं मिलता? बताओ। इतना जोर से लोग चिल्ला रहा है, फिर भी एक आदमी अलग भोंपू बजाए हुए घूम रहा है। अजीब हालत।
खैर कोई बात नहीं, इसका मतलब है कि उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। आप लोग भी मत दीजिए और आपके भरोसे हम भी नहीं देंगे। तो इसलिए हमें अपना काम करना है। 2021 में हम लोगों ने पहला गठरी बांध करके आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी द्वार कार्यक्रम प्रारंभ किया था। उस समय बहुत जगहों पर सड़क नहीं, पुल नहीं, पुलिया नहीं, मंत्री, विधायक, डीसी, एसपी ट्रैक्टर में कुर्सी रख करके बैठ के जा रहा था, कोई बैलगाड़ी में जाता था, कोई मोटरसाइकिल में जाता था। लेकिन पंचायतों में, आपके दरवाजे में जो बीडीओ, सीओ कर्मचारी कभी जाता नहीं था, अपना ब्लॉक कार्यालय का कंप्यूटर, लैपटॉप और प्रिंटर उठा उठा करके शिविरों में बैठा हुआ था। पहला चरण में लगभग 35 लाख आवेदन हमको मिला। उसी प्रकार 2022 में हम लोगों ने दूसरा चरण का शिविर प्रारंभ किया। उस शिविर के माध्यम से 55 लाख आवेदन मिले और ये अब 2023 का तीसरा चरण का शिविर अभी हम लोगों ने कल प्रारंभ किया। और हमारा देखा देखी कई राज्यों ने सरकार आपके द्वार के इस तरीके की योजनाएं बनाकर प्रारंभ किए। कई राज्य तो हमसे भी तेज, उन लोग तो साल में 2-2, 3-3 शिविर लगा दे रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि शिविर के माध्यम से जो हम लोगों को, हमारे ग्रामीणों के समस्याओं के बारे में जो सूक्ष्म जानकारी प्राप्त हो रही है, वो पदाधिकारी पहले कभी नहीं देते थे। पहला चरण का शिविर इस तरीके से था कि बूढ़ा बुजुर्ग लोग बेचारा रोज धक्का खाता था पेंशन के लिए। विधवा महिला 40 वर्ष नहीं होती थी तब तक पेंशन के लिए फॉर्म भी नहीं भर सकती थी। विकलांग बेचारा लोग 18 साल का नहीं होता था, उसको पेंशन नहीं मिलता था। हर चीज में कैप लगा हुआ था, इससे अधिक पेंशन नहीं मिलेगा। इतना पेंशन का भरमार आ गया और इस बात की जानकारी हमें थी कि पेंशन को लेकर समस्याएं आएंगी, क्योंकि इस समस्या का समाधान राज्य अलग होने से पहले और राज्य अलग होने के बाद भी किसी ने समाधान नहीं निकाला। ना किसी एमपी के बस की बात थी, ना किसी एमएलए की बस की बात थी, सरकार की बस की बात थी। लेकिन बेईमानों की सरकारों ने आपको अपना अधिकार ना दे करके अपनी जेबें भरने का काम किया। और इसीलिए सबसे पहले हम लोगों ने इस राज्य की पेंशन की समस्या को समाधान किया और इस राज्य में सभी बुजुर्ग, सभी विधवा, सभी विकलांगों को पेंशन देने का काम हम लोगों ने शुरू कर दिया। आज कोई राज्य में बुजुर्ग नहीं है जिसको पेंशन के लिए कोई दलाल के पीछे जाना पड़ेगा। जो 60 साल का होगा उसको पेंशन देना अनिवार्य है। जिस पदाधिकारी को आप दरखास्त देते हैं, आप 60 साल का हो गए हैं और वो पदाधिकारी आपको पेंशन नहीं देगा, तो वो पदाधिकारी बर्खास्त भी हो सकता है। इसीलिए ये अब दलालों का चक्कर खत्म। पेंशन को लेकर एक गरीब गुरुआ का सबसे बड़ा जरूरत होता है रोटी, कपड़ा और मकान।
फिर उसके बाद आए अब लोगों का पेट कैसे भरा जाए भाई। भारत सरकार ने तो अब हाथ खड़े कर दिए कि आपके उनको पता है कि हमारे राज्य में गरीबों की संख्या अधिक है और उनको यह भी पता है केंद्र की सरकार को कि राज्य सरकार का आवंटन होते हुए भी हम इनको पैसा नहीं देंगे। हम लोग रोते गिड़गिड़ाते रहे, मैं और आलमगीर साहब दिल्ली रांची करते रहे, लेकिन गरीबों के लिए आवाज स्वीकृत नहीं हुआ। हम लोगों ने अपना वित्तीय व्यवस्था को देखा कहां से हम पैसा जुटा सकते हैं। उन सब को ध्यान में रखकर हम लोगों ने इस राज्य में सरकार अपने बदौलत, अपने ताकत के बदौलत 20 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड जो हरा रंग का है वो गरीबों के बीच में बांटने का काम किया और उससे हम लोग अनाज दे रहे हैं। और अनाज भी कैसा सौतेला व्यवहार करता है ये लोग गरीब गुरुआ लोगों के साथ, आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यकों के साथ। इससे स्पष्ट होता है, हमको लगा कि हम सरकारी दुकान से सामान खरीदेंगे तो थोड़ा सस्ता मिलेगा। हमने भारत सरकार से आग्रह किया कि हमको एफसीआई से अनाज दिलवाया जाए, उसके बदले हम पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन एफसीआई से अगर हम अनाज खरीदते तो बाजार मूल्य से कम दाम में हमको मिलता, लेकिन हमको एफसीआई से भी अनाज नहीं दिया और इसके चक्कर में 1-2 महीना हम लोगों को विलंब हो गया गरीबों को अनाज देने में। अंतोगत्वा हम लोगों को बाजार से महंगे दाम में अनाज खरीदकर गरीबों को बांटना पड़ रहा है। ऐसा सौतेला व्यवहार है। अब उसके बाद ये हुज्जतें होने लगी और अभी हम लोगों ने अपनी वित्त व्यवस्थाओं को आप लोगों को अधिकार देने के साथ साथ इसको भी मजबूत करने का काम किया। अलग अलग जगहों पर बड़ी बड़ी कंपनियों का बकाया, अलग अलग संस्थाओं में हमारा पैसा ढांप के रखा हुआ, उन सब पैसे को निकाल के लाना, जिसके वजह से आज बुजुर्गों को हम पेंशन सभी बुजुर्गों को दे पा रहे हैं। आज अतिरिक्त 20 लाख लोगों को राशन दे पा रहे हैं और गरीबों को 10 रुपया में धोती और साड़ी भी साल में 2 बार देने का काम कर। ये तो रोटी कपड़ा का बात हो गया। अब मकान की बात, मकान में भी यही हुज्जत हुआ। मकान में भी केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। फिर हमने भी कहा चलो कोई बात नहीं, गरीब को भीख मांगने से बेचारा नहीं मिलता है कभी भी, लेकिन अब गरीब तो इस राज्य का हम लोग का सब गरीब मजदूर लोग ही है। सरकार भी उसी तरीके का बेचारा। यहां पर कोई अदानी अंबानी की सरकार नहीं बैठी, यहां पर तो यह सामने बैठे मजदूर, किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़ों की सरकार है। वैसे ही व्यवहार हम लोग के साथ भी करता है, लेकिन इतना जरूर है कि यह सरकार है और सरकार को अपना हक, अधिकार और गरीबों को सेवा कैसी करनी है ये भी हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है, और अधिकार भी कैसे लेना है, व्यवस्थाएं कैसे मजबूत करनी है ये भी हमें पता है। और आज आवास को लेकर जो हम लोगों ने चुनाव के पहले कहा था कि हम मुर्गी खाना बना के नहीं देंगे, हम इंसानों को रहने वाला मकान बना के देंगे, और उसी के तहत हम लोग
आबुआ आवास योजना का नया योजना बना करके 3 मकानों का सुसज्जित आवास देने की हम लोगों ने कार्यक्रम को चालू किया है। आज उसके तहत यहां पर काउंटर लगे हैं और जो मुझे जानकारी मिली है कि आज आवास के काउंटर में सबसे अधिक लोगों के भीड़ देखे जा रहे हैं। पेंशन के काउंटर में भी इतना भीड़ नहीं है जितना आवास का काउंटर में भीड़ चल रहा है। आवास का आवेदन देने के लिए मैं पदाधिकारियों से कहना चाहूंगा कि इतना ज्यादा तादाद में भीड़ों की संख्या देखते हुए आप सब लोग एक और काउंटर आवास का बनाने का काम करें ताकि ग्रामीणों के लिए और सहूलियत से अपना दरखास्त जमा कर सकें। 2 काउंटर लगाइए ताकि ग्रामीणों को असुविधाएं न हो। और आज लगभग 8 लाख गरीबों को आवास देना है। इसके लिए 16-17 हजार करोड़ से अधिक खर्चा आएगा। लेकिन हम जो कहते हैं वो करते हैं और इसी वादे को पूरा करने के लिए हम लोगों ने अब अपने पैसे से बचे हुए जो गरीब है इनको आवास देने का काम प्रारंभ होने जा रहा है। कालाजार का बीमारी आप सब लोगों ने सुना है। कालाजार ये गरीबों का बीमारी है, अमीरों को ये बीमारी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गरीब का घर टूटा फूटा होता है और उसी टूटे फूटे घर की वजह से, घर में गंदगी होने की वजह से ये बीमारी फैलती है। अब बहुत जल्द इसको हम लोग अलग अलग चरण में सभी गरीबों को आवास देने का काम करेंगे। आज हमारे विपक्षों के लोगों को बहुत पेट में दर्द हो रहा है। पहला चरण में तो इन लोगों ने बहिष्कार भी कर दिया था इस कार्यक्रम का। जब दूसरा चरण का हम लोगों ने ये शिविर लगाया तो चोरी छुपे कई हमारे विपक्ष का नेता भी मंच में पहुंचने लगा, क्योंकि उसके भी तो गरीब लोगों को आवास देना है, उनके गरीबों को भी तो पेंशन देना है। और अब जब ये तीसरा चरण का कार्यक्रम चल रहा है तो हमारे पीछे पीछे एक और फौज लग गया है कि जो हम काम करके दिखा रहे हैं उस पर मिट्टी डालने का काम करो। कोई बात नहीं, ये लोग जो मिट्टी डालने का काम कर रहे हैं कल वो उसी मिट्टी में लटपटा के रह जाएंगे, चिंता मत कीजिए। हम लोग अपना काम करते रहे। आज चारों तरफ से ये खबर आ रही है कि हम लोग अलग अलग शिविरों में किसका क्या क्या काम तुरंत वहीं पर ऑन द स्पॉट हो गया। लोग कितने उत्साहित हैं आज इस शिविर के माध्यम से आपको लग रहा होगा। अभी कई चीजें करनी है, अभी तो शुरुआत है। सरकार को 5 साल होता है, पौने 2 साल के लगभग तो हम लोग कोरोना में ही लथपथ थे। कोरोना का दिन आपको याद है किस तरीके से इन लोगों ने देश को अव्यवस्थित कर दिया था। अचानक लॉकडाउन कर दिया, हम लोगों को भी ताला बंद करने का आदेश देना पड़ा। सबको घर के अंदर में अपने ही घर में आपको ताला बंद करके रहना पड़ा। और वही हमारे मजदूर जो अलग अलग राज्यों में फंसे थे वो सारे मजदूर बेचारे जहां का तहां फंसे रह गए। लेकिन इस देश की पहली ये सरकार है जहां अपने मजदूरों को हवाई जहाज से ढो ढो करके अपने घर तक पहुंचाने का काम किया था। उस समय भी चुप नहीं बैठे थे। और इसी कोरोना काल ने हमारे 2 मंत्री को निगल लिया। 2 मंत्री की जान चली गई, क्योंकि कोरोना के समय भी ये जनता के बीच में रहते थे।
हमारे मधुपुर के हाजी हुसैन अंसारी साहब का निधन हुआ। अभी हाल में हमारे जगन्नाथ महतो जी का निधन हुआ। और ये दोनों कोरोना के मारे थे। और हमारे विपक्ष के लोग घर में दुबक के बैठे हुए थे। जब कोरोना भाग गया, अब इधर पूरा कुर्ता झाड़ के बाहर निकले पड़े हैं। और जहां हमारे विरोधियों की सरकार है, वहां पर तो लोग ऐसे मर रहे थे मानो मुर्गियां मर रही हो कोई बीमारी से। उनको दफन करने के लिए मिट्टी कम पड़ गया, जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ गई, और मृत शरीर को यूं ही जमीनों में छोड़ के भाग जाते थे जहां चील कौवे कुत्ते खा जा रहे थे। आप लोगों ने ये खबरों को पढ़ा था। लेकिन उस कोरोना में भी झारखंड में कोई अफरा तफरी हमने नहीं होने दिया और एक भी गरीब मजदूर को मरने नहीं दिया। तो कई ऐसी घटनाएं, कई चुनौती के साथ हम लोग आगे बढ़े। अभी देखिए सावित्रीबाई फुले योजना अपनी बच्चियों के लिए मॉडल स्कूल, प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर चलाने का संकल्प के साथ अभी आपके जिले में तो शायद 3 मॉडल स्कूल बन भी गया है। और उन स्कूलों में जो शिक्षक आ रहे हैं, अभी जो शिक्षक बहाली होगी पूरे प्राइवेट स्कूल के लिए, जो आप हमारे गरीब गुरुआ लोग सोचता था कि प्राइवेट स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ेगा तो उसका भविष्य अच्छा होगा, लेकिन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसा कहां से लाएगा। तो हमने ये सोचा क्यों नहीं सरकार ही प्राइवेट जैसा स्कूल बनाए और उसे व्यवस्था खड़ा करे और हमारे गरीब गुरुआ के लोग के बच्चे मुफ्त पढ़ेंगे। आज उस गुणवत्ता शिक्षा के लिए 80 उत्कृष्ट विद्यालयों को हम लोगों ने पहले चरण में संचालित किया है। 5000 स्कूल बनने हैं उसको। ये पहले चरण में 80 स्कूलों को हम लोगों ने शुरू किया है पूरे राज्य में। वहीं कल्याण विभाग के द्वारा छात्रावास जो बनता था, एक बार छात्रावास बनने के बाद दोबारा कभी उसमें ना रंग हुआ, ना पचौड़ा हुआ, ना बिजली का बल्ब लगा, ना पंखा लगा। जर्जर स्थिति रह गई। और आज पूरे राज्य में 500 से अधिक कल्याण विभाग के छात्रावास का जीर्णोद्धार किया जा रहा है और जो नहीं बनने वाला है उसको तोड़कर नया और बेहतर ढंग का छात्रावास बनाने का कवायद शुरू हो चुका है। और उन कल्याण विभाग में जो बच्चे हॉस्टल में रहते थे, अपना घर से दाल चावल लेके जाते थे, पैसा सब लोग इकट्ठा करके लकड़ी कोयला ला करके जलाता था और अपने खाना बनाता था। लेकिन आने वाला समय में वो सभी कल्याण विभाग के छात्रावास बनने के बाद सरकार उस हॉस्टल के अंदर रसोईया भी देगा, उसका गार्ड भी देगा और वहां पर रहने वाले सभी बच्चों के लिए खाने का भी व्यवस्था करेगा। हमारे बच्चों को आप खाना बनाने का जरूरत नहीं है, घर से चावल दाल लाने का जरूरत नहीं है। अब उन हॉस्टलों में सरकार अनाज देगी। तो कई ऐसी चीजें हैं, अगर हम आंकड़ों के साथ जाएंगे तो आंकड़े तो इतने हैं कि इन जो हमारे विरोधी, जिनको अभी सरकार राज बने 23 साल हो गए, 23 साल में 20 साल इन्हीं को मिल गया मौका चलाने के लिए और 20 साल में इस राज्य का बेड़ा गर्क कर दिया। लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भाग करते हुए मर गया। उस समय ना कोरोना था, ना कोई महामारी था,